नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विकास से जुड़ी। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं अपने फसलों के रोगों का प्रबंधन और साथ ही साथ जानेंगे उनकी वैज्ञानिक खेती के विषय में भी। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। पशुपालकों को दिया जा रहा बकरी पालन का प्रशिक्षण, गेंदा के उन्नत प्रभेदों का प्रयोग देगा समृद्धि और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए रूटसेट संस्थान हाजीपुर वैशाली द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार निःशुल्क 10 दिवसीय बकरी पालन का ट्रेनिंग किया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं संस्थान के ट्रेनर संजीत कुमार। अभी बकरी पालन का कोर्स चल रहा है, बेरोजगारों के लिए 10 दिवसीय कोर्स है। इसमें बकरी पालन करके लाभ कमाते हैं। बकरी एक ऐसा बिजनेस है जो गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है, कम से कम पूंजी में करके खेत से जुड़ करके और अपना इनकम बढ़ा सकता है। इसमें है लगभग 1 साल में अगर इसका बिजनेस किया जाए तो 3 गुना से 4 गुना बकरी बढ़ जाता है। किसान भाई बहनों, यदि आप गेंदे का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत किस्मों का ही प्रयोग करें, जिससे आपको बेहतर फूल मिल पाएंगे और आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ ले पाएंगे। फूलों की मांग बाजार में हमेशा ही रहती है। धार्मिक रूप से देखें या उत्सवों को मनाने की बात हो, फूलों के बिना सब अधूरा लगता है। खासतौर पर गेंदा के फूलों की मांग अपेक्षाकृत अधिक समय तक टिकने के कारण ज़्यादा होती है। ऐसे में निश्चित तौर पर इसकी खेती उत्पादकों के लिए आकर्षण का विषय है। गेंदा की अधिक उपज लेने के लिए परंपरागत किस्मों की जगह केवल सुधरी किस्में ही बोनी चाहिए। गेंदा की कुछ प्रमुख उन्नत किस्मों में से है अफ्रीकन गेंदा। इनके फूल गोलाकार, बहुगिनी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग का होता है, जैसे पूसा नारंगी, पूसा वसंतु, अफ्रीकन येलो इत्यादि। दूसरी किस्म है फ्रांसीसी गेंदा। इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में रेड ब्रोकेट, कपिड येलो, बोलेरो, बटन स्कॉच इत्यादि है। किसान भाई बहनों, यदि आपके पास कुछ कम जगह खाली पड़ी है तो आप वहां वर्टिकल गार्डन का विकास कर सकते हैं। इसके लिए एक पाइप ले और उसमें मिट्टी और खाद का संतुलित मिश्रण भरें। इसमें आप सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं और सजावटी फूल भी लगा सकते हैं। विशेष जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्निल भारती से। 4 से 6 इंच का डायमीटर का पाइप हम ले लेते हैं और इसमें हम लोग पहले मिट्टी एवं वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद 1:1 की मात्रा में उसका मिश्रण तैयार करते हैं। उसके बाद इसमें हम उस मिश्रण को अच्छे सही से भरने के बाद में हम इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। वो पौधे हमारे फल के ये सब्जियों के भी हो सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप सजावट भी करना चाहें तो उसके लिए हम इसमें फूल के भी पौधे लगा सकते हैं। किसान भाई बहनों, नर्सरी उत्पादन में यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए और कुछ नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाए तो काफ़ी बेहतर लाभ अर्जित किया जा सकता है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वैशाली जिला के नर्सरी उत्पादक जय मंगल प्रसाद चौरसिया से, जो कई सालों से इस काम से जुड़े हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनके अनुभव। 2.5 कट्ठा ये ज़मीन है। इसमें आम एवं फूल का गेंदा है, गुलाब है, अड़हुल है, ये सब फूल हम लोग लगाते हैं। आम है, मालदा हो, सिपिया हो, सुकुल है, दशहरी है, किशुनभोग है, चौसा है, अमरपाली है, ये सब आम का इसी में खेती हम लोग करते हैं। बाहर का पौधा भी मंगाते हैं हम
और उस पौधा को बिक्री करते हैं। बाहर का लोग आता है जिसमें 3 लाख रुपया हमको कीमत उसका पूंजी लगा हुआ है, और वही मान के चलिए कि 1-1.5 लाख रुपया तक के साल में आमदनी हमको होता है। किसान भाइयों, सुपर सीडर यंत्रों के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके अपने कार्य को सरल और बेहतर कर सकें। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटा घाट पटना, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैंगन 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, मटर 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी तकनीकों की, नवीनतम उपकरणों की, और साथ ही साथ जाना अपने साथियों के सफलता के राज के बारे में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां इस भेंट वार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे रबी सब्जियों के रोगों का प्रबंधन किया जा सकता है। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रबी सब्जियों की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी खेती जब करते हैं तो उसमें रोग लग जाते हैं। तो उसका प्रबंधन वो किस तरह से करें जिसमें कि रोग कम से कम लगे और उनके उत्पादन में कोई कमी ना आए। तो जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है रबी सब्जियों में होने वाले रोगों का प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर विनय कुमार, सहायक प्राध्यापक, नालंदा उद्यान महाविद्यालय से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सब्जी में होने वाले कौन कौन से रोग हैं और इसके कौन कौन से कारक हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि रोग कहते किसको हैं और इसके कारक कौन कौन से हैं। तो पौधे के काम करने के सामान्य तरीके से हटकर यदि कोई पौधा कुछ अलग क्रियाकलाप व्यक्त कर रहा हो, जिसके कारण उसके रूप रंग या फिर उसका जो उत्पादन है या उत्पादकता है उसमें कमी आती हो, तो हम ये समझते हैं कि ये पौधा रोगी है। और इस रोगों के प्रमुख कारक के तौर पर मुख्य तौर पर फफूंद, बैक्टीरिया या फिर विषाणु, ये मुख्य तौर पर इसके कारक हैं। और इसके अलावे यदि आपकी मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो, जैसे पोषक तत्व के तौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, बोरन, इसकी कमी के कारण भी कभी पोषक तत्व में कुछ अलग क्रियाकलाप शो करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, जैसे इसके पहले धान के खेत में जैसे खैरा डिजीज, ऑफराइस, जिससे हम कहते हैं कि इसमें वस्तुतः इसका लक्षण ये है कि पत्ते का रंग कत्थे रंग का हो जाना, तो वो इस बात को सूचित करता है कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है। कभी कल आप देखते होइएगा कि कुछ फसलों, जैसे हम बोल रहे हैं आपका लीफ कर्ल, तो उसमें क्या होता है कि ये पत्तों का मुड़ना या फिर कभी कल फटना, जैसे आप टमाटर का फटना होता है या नींबू का फटना होता है या फिर आपका बंधा गोभी का फटना, तो ये इस बात को सूचित करता है कि आपकी मिट्टी में बोरन की कमी है। तो कुछ पोषक तत्व की कमी के कारण भी कुछ पौधे जो है कुछ अलग क्रियाकलाप शो करते हैं।
तो उदाहरण के तौर पर मैंने अभी सिर्फ ये बतलाया कि फंगस, बैक्टीरिया या वायरस के अलावे कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पौधे में रोग उत्पन्न होते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमें ये बताइए कि आलू में लगने वाले प्रमुख रोग क्या हैं और किस लक्षण के कारण ऐसे होते हैं और इस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं हमारे किसान? आलू में लगने वाले सबसे प्रमुख रोगों में झुलसा रोग है और इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि सर्वप्रथम आलू के पत्तियों पर भूरे रंग का धब्बे का बनना और फिर आपस में इन भूरे भूरे धब्बों का आपस में मिलकर पूरे पत्ते पर ढक लेना और जिसके फलस्वरूप पत्ते का रंग इस प्रकार लगेगा कि ये पत्ता जो है पूर्णतया जला हुआ हो और इसका फैलाव चूँकि बहुत ही तेज रफ्तार से होता है। इस कारण किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो ही इस ढंग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई दे तो सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर आप साफ फफूंदनाशी का दवा जिसमें 63% बेबिस्टिन है और 12% मैनकोजेब है, इसका छिड़काव जो ही बीमारी प्रकट हो तो उसका छिड़काव अवश्य करें। और जहाँ तक इसका सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर है कि जो ही आप बुआई करने जा रहे हों, बुआई के पूर्व आप बोरिक एसिड जिसकी मात्रा 5% या यूँ कहें कि 100 लीटर पानी में 5 किलो बोरिक एसिड का व्यवहार कर आप बुआई के पहले आप आलू को लगावें। सर, साधारणतया व्यवहार में आने वाले फफूंदीनाशक, जीवाणुनाशक और कीटनाशक के बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। साधारणतया व्यवहार में आने वाले फफूंदनाशियों में इंडोफिलम 45, डाइथेनजेट 78, प्लांटावैक्स, वीटावैक्स, कैप्टान, कैप्टाफ, साफ, पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मेटालेक्जिल, इन सभी फफूंदनाशियों का व्यवहार आप कर सकते हैं। और जहाँ तक जीवाणुनाशी का है तो उसमें से स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, इन सभी रसायनों का आप व्यवहार किसान भाई कर सकते हैं। और जहाँ तक कीटनाशी का सवाल है तो उसके लिए क्लोरपायरिफॉस, इमिडाक्लोरपिड, मेटासिस्टॉक्स, इन सभी दवाइयों का छिड़काव आप कर सकते हैं। और जहाँ तक अंतर्वाही और संपर्क फफूंदनाशी का काम करने का तरीका है तो उसके बारे में हम सिर्फ ये कहें कि जहाँ पर आप स्प्रे कर रहे हैं, जहाँ पर आप छिड़काव कर रहे हैं, सिर्फ उसी क्षेत्र तक यदि सीमित हो तो इसको हम संपर्क फफूंदनाशी कहते हैं। या फिर पूरे सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम यदि आप जड़ में दे रहे हैं, उसका असर यदि पौधे के ऊपरी हिस्से तक जा रहा है तो ये हुआ कि पूरे सिस्टम में यदि उसका असर दिखाई पड़े पौधे के तो वह हम उसको अंतर्वाही फफूंदनाशी कहते हैं। और फफूंदनाशी के तौर पर आप जैसे कह सकते हैं कि साफ है या फिर आपको मैनकोजेब या जिसे आप डाइथेन M45 कहते हैं या फिर आपका बेबिस्टिन है या मेटालेक्जिल है, ये सभी सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं। और जहाँ तक इसकी अनुशंसित मात्रा का है तो जो संपर्क कंटैक्ट फंजीसाइड्स है या संपर्क फफूंदनाशी है तो उसका 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स है उसका 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। सर, हमारे किसान भाई जब रबी सब्जियों की खेती करते हैं तो किस प्रकार से उनकी खेती करें कि जिसमें कि उन्हें कम से कम रोग लगे और वो उसके उत्पादन में कमी ना आए और कम लागत में वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाए? हमारे किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, किसी भी फसल में कम बीमारी का प्रकोप हो उसके लिए ज़रूरी है कि गर्मी के दिनों में आप खेत की गहरी जुताई करें, प्रॉपर स्पेसिंग या उचित बीज का व्यवहार करें। तीसरी बात यह है कि आप बुआई के पहले बीजोपचार अवश्य ही करें, जिसके लिए आप फफूंदनाशी के तौर पर बेबिस्टिन है या कैप्टान है उसका आप व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ही रोग प्रकट हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ही रोग प्रकट होने के तुरंत बाद आप कम से कम साफ दवा जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों का मिश्रण है, साफ दवा का अवश्य व्यवहार करें। और यदि कहीं पर कीटनाशी का प्रकोप है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड, क्लोरपायरिफॉस या मेटासिस्टॉक्स, इन सभी दवाइयों कीटनाशियों का व्यवहार कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आप दीजिए जहीं पर कभी काल आप देखते हुएगा कि आपके पत्ते मुड़ रहे हैं या पत्ते का ग्रोथ बहुत कम है तो हम लोग ये माने कि ये वायरस से प्रभावित है और चूँकि वायरस का फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधे में कीट के द्वारा होता है, इस कारण
जो भी इस ढंग का लक्षण दिखाई पड़े तो उसके लिए कीटनाशक का व्यवहार करें, और जिसके लिए इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरपायरिफॉस जो भी मार्केट में आपको उपलब्ध हो उस दवा का छिड़काव अनुशंसित मात्रा के अनुसार आप किया करें। और ऐसा करने पर आपके कम से कम बीमारी का प्रकोप आपकी फसलों को लगेगा और कम नुकसान होगा, साथ ही साथ मुनाफा भी ज़्यादा होगा। सर, आप हमारे किसान भाइयों को रबी सब्जियों में होने वाले रोग और प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात,
और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। अपनी फसलों को रोगों से सुरक्षित रखें और उन्हें उन्नत बनाएं, ये आपकी कामना है और हमारी कोशिश है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जहां एक और विशेषज्ञ कर रहे हैं हमारा इंतजार, और इस भेंटवार्ता में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मटर की वैज्ञानिक खेती सुनिश्चित करें आप। किसान बंधुओं नमस्कार। अभी आप अपने खेतों में चना, मसूर जैसे रबी फसलों को लगाए हुए हैं। अगर आप इन फसलों के अलावा मटर की खेती करते हैं, वो भी वैज्ञानिक ढंग से, तो निश्चित तौर पे आप उत्पादन बेहतर पाएंगे। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर महेश कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं कि जब मटर की खेती हमारे किसान कर रहे हैं तो उनको किन प्रभेदों का चुनाव करना चाहिए, और क्या जब वो मटर लगा रहे हों तो कोई उर्वरक डालने की आप सलाह देंगे उन्हें? नमस्कार किसान भाई। आज जैसे कि मटर की खेती के बारे में चर्चा का विषय है, तो मटर किसान भाई बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो रबी मौसम में उगाई जाती है। मटर के लिए जो है मिट्टी का चुनाव बहुत अहम है। मिट्टी के लिए हम सब दोमट मिट्टी का चयन करते हैं और जो दियारा क्षेत्र की मिट्टी है इसके लिए उपयुक्त है। जहाँ तक मटर का जो सब्जी का उत्पादन है, हम लोग जो है छीमी के रूप में इसको लेते हैं और आगे चल के ये जो है ये दाल के रूप में और बेसन बनाने में ये काम आते हैं, और साथ साथ छोले बनाने में भी इस मटर के किसान भाई लेते हैं। जलवायु रबी मौसम का फसल होने के कारण जब किसान भाई अपनी खरीफ की फसल कटाई कर लेते हैं तो मटर का खेत तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के लिए किसान भाइयों के लिए 2 से 3 जो पलट मूल बल प्लाव से जो है खेत को पलटी कर देना चाहिए, और साथ ही 2-3 पाटा लगा देना चाहिए, जिससे मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है और उसमें अच्छा ग्रोथ होता है। खासकर इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि मिट्टी का pH जो है 6 से 7.5 होनी चाहिए, और एसिडिक सॉइल में मटर की खेती नहीं हो सकती है। किसान भाई इसका ख्याल रखते हैं। जहाँ तक प्रभेदों का चयन है, प्रभेद का चयन में हम सब ये ख्याल रखते हैं कि किस तरह का प्रभेद का चयन करें। कुछ प्रभेद जो है अनुशंसित है
जो उन्नत बीज माने जाते हैं मटर की खेती के लिए, जैसे रचना हो गया, अपर्णा हो गया, मालवीय मटर 2 हो गया, मालवीय मटर 15 हो गया, हरभजन हो गया, आर्केल हो गया। तो ये सब आप प्रभेद ले सकते हैं, जिसका उत्पादन 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है प्राप्त होगा। सर, आपने अभी जिन प्रभेदों का भी नाम लिया, हमारे किसान बंधु हैं उसको कब तक वो अपने खेतों में लगा सकते हैं? साथ ही आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि उर्वरक और सिंचाई का प्रबंधन उनको किस तरह करना चाहिए? किसान भाई, जहां तक मटर की खेती का सवाल है, खरीफ फसल काटने के बाद खेतों की जुताई करने के बाद आप मटर की खेती कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर मंथ तक का होता है। जो किसान भाई किसी कारणवश जो है खेत विलम्ब में तैयार किए हैं, उनके लिए पिछात किस्म के प्रभेद जो हैं, जैसे पूसा प्रभात, ये आप लगा सकते हैं। ये 150 दिन में उत्पादन होता है और इसमें छीमी जो है 80 दिनों में तैयार ही हो जाती है। जिन किसान बंधुओं ने मटर की खेती कर चुके हैं, यानी कि मटर वो लगा चुके हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जहाँ तक जो किसान भाई मटर की बीज लगा चुके हैं, उनके लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि मटर जो है शीतकालीन रबी फसल है। इसके लिए जो है सिंचाई बहुत ही अहम है। इसमें 2 सिंचाई देते हैं 15 दिन का अंतराल के पर। पहली सिंचाई जो है फूल आने के समय देते हैं। जब मटर में फूल आता है तब उस समय पहली सिंचाई देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है फलन आने के समय देनी चाहिए। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसे ही विषय, विशेषज्ञ और नवीनतम तकनीकों से आपको रूबरू करवाएंगे हम इसी कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।